नमस्ते इतिहास के छात्रों। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर और टर्निंग पॉइंट वाली ऐतिहासिक केस स्टडी पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 1689 की उन घटनाओं की जो संभाजी महाराज के जीवन का अंतिम और सबसे निर्णायक अध्याय बनी। अक्सर हम इतिहास को सिर्फ युद्ध के मैदानों और तलवारों की आवाज से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज का हमारा ये अध्ययन हमें महलों के अंदर पनपने वाली महत्वाकांक्षाओं और प्रशासनिक नीतियों के असली परिणामों की ओर ले जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा का जो क्रम है वो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे विश्वासघात की जड़ें, फिर संगमेश्वर पर कब्जा, उसके बाद शाही अल्टीमेटम और आखिर में विद्रोही शहादत। इन 4 पड़ावों के जरिए हम राजनीतिक धोखे और वैचारिक टकराव के पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, विश्वासघात की जड़ें। देखिए, किसी भी बड़े साम्राज्य के पतन को पूरी तरह समझने के लिए हमें कभी-कभी युद्ध के मैदान से नजरें हटाकर राज्य की आंतरिक प्रशासनिक कमजोरियों को देखना पड़ता है। अब जरा फरवरी 1689 के समय की कल्पना कीजिए। संभाजी महाराज के पिता ने जो सामंतवाद विरोधी नीतियां बनाई थी वो उस वक्त कड़ाई से लागू थीं, और इसी दौरान संभाजी महाराज संगमेश्वर में एक बेहद गुप्त प्रशासनिक बैठक कर रहे थे। ये बैठक मुख्य रूप से राज्य के अंदरूनी मसलों को सुलझाने के लिए थी, लेकिन यहाँ जो सबसे अहम बात है वो है उस समय का प्रशासनिक माहौल और इस बैठक के ठीक बाद होने वाला वो धोखा जिसने सच में इतिहास की धारा ही मोड़कर रख दी। इस पूरी घटना के केंद्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, वतन। अब ये वतन क्या था? मूल रूप से ये एक वंशानुगत भूमि अनुदान था, मतलब एक ऐसी जमीन जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में ही रहती थी। राजनीतिक और आर्थिक नजरिए से देखें तो ये सीधा सीधा पावर यानी ताकत का प्रतीक था। तो जाहिर है, जब किसी बहुत ही शक्तिशाली सामंत या रिश्तेदार को यह वतन देने से मना किया जाता था तो राजनीतिक ढांचे के अंदर भयंकर असंतोष पैदा होना बिल्कुल तय था। और सच कहूं तो यही आर्थिक और राजनीतिक तंत्र उस आने वाली बड़ी तबाही का असली कारण बना। यहां पर हमें एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है शासक की केंद्रीकृत राजनीति जो सामंतवाद को रोकने के लिए बिल्कुल सख्त है, और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ है उनके अपने ही रिश्तेदार गणोजी शिर्के की वतन पाने की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। गणोजी शिर्के को हर हाल में वो वतन चाहिए था, और संभाजी महाराज का इंकार भी उतना ही अटल था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने पिता की नीतियों से समझौता नहीं करना चाहते थे। तो कुल मिलाकर राज्य के हित और व्यक्तिगत स्वार्थ का जो ये सीधा टकराव था इसी ने पतन की नींव रखी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, संगमेश्वर पर कब्जा। अब हम देखेंगे कि कैसे महज एक प्रशासनिक विवाद एक पूरे साम्राज्य की बर्बादी का कारण बन गया। ऐतिहासिक स्रोत हमें बिल्कुल साफ बताते हैं कि संभाजी महाराज का पतन युद्ध के मैदान में किसी हार की वजह से नहीं हुआ था। जी नहीं, ये पूरी तरह से परिवार के अंदर से हुए धोखे का नतीजा था। वतन न मिलने के गुस्से और जलन में गणोजी शिर्के ने मुगल कमांडर मुकर्रब खान को उस गुप्त रास्ते की एकदम सटीक जानकारी दे दी जहां वो सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। जरा सोचिए, सिर्फ एक लीक हुई जानकारी ने पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को तार-तार कर दिया। जानकारी लीक होने के बाद जो हुआ उसने सत्ता के सारे समीकरण रातों रात बदल दिए। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला ऐतिहासिक तथ्य है कि मुकर्रब खान की सेना ने खबर मिलते ही इतनी अविश्वसनीय गति से हमला किया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। एक बहुत ही हताश और कड़े संघर्ष के बाद भी संभाजी महाराज और उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार कवि कलश को बंदी बना लिया गया। सोचिए, एक स्वतंत्र राजा और उनका सलाहकार अचानक जंजीरों में जकड़े हुए कैदी बन जाते हैं और उन्हें सीधे मुगल सम्राट के सामने पेश किया जाता है। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे खंड पर, शाही अल्टीमेटम। शाही दरबार में होने वाला ये वैचारिक गतिरोध साम्राज्यवादी विस्तार और कूटनीति का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है, जिसे इतिहास के हर छात्र को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात है औरंगजेब की वो मांगें। ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि उस समय तुलापुर में मुगल छावनी मीलों तक फैली एक विशाल नगरी जैसी थी, जिसका स्केल ही किसी के भी दिमाग पर भयंकर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए काफी था। इस विशाल सत्ता के सामने एक बंदी से जीवनदान और उच्च पद के बदले 3 बेहद कठोर शर्तें रखी गईं। पहला, सभी किले सौंपना यानी पूर्ण सैन्य आत्मसमर्पण। दूसरा, शाही खजाना देना यानी पूर्ण आर्थिक आत्मसमर्पण। और तीसरा, इस्लाम धर्म अपनाना यानी पूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आत्मसमर्पण। तो देखा जाए तो यह सिर्फ एक राजा को हराने की बात नहीं थी, ये उसकी पूरी की पूरी पहचान को ही मिटा देने की कोशिश थी।
औरंगजेब की इस पूर्ण अधीनता वाली मांग के जवाब में संभाजी महाराज का जो स्टैंड था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने साफ कह दिया, मैं अपने धर्म या अपने पिता के स्वराज्य के सपने को धोखा देने के बजाय 1000 बार मरना पसंद करूंगा। सच में यह उद्घोष वैचारिक दृढ़ता का चरम था। यही वो पल है जहां इतिहास करवट लेता है। उन्होंने सम्राट की आंखों में आंखें डाल के यह साफ कर दिया कि भाई चाहे जान चली जाए, लेकिन अपनी आस्था और स्वराज्य के सपने के साथ कोई समझौता नहीं होगा। एक बंदी का ये अटूट वैचारिक रुख सम्राट की उस घमंड भरी जीत पर भारी पड़ गया। चलिए अब हम अपने आखिरी खंड की तरफ बढ़ते हैं, विद्रोही शहादत। सत्ता के सामने इस तरह झुकने से मना करने का नतीजा ये हुआ कि इतिहास में दंडात्मक हिंसा का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इतिहास के अध्येताओं के तौर पर हमें निष्पक्ष रूप से इस तथ्य को नोट करना चाहिए कि अल्टीमेटम ठुकराने के बाद जो यातनाओं का दौर शुरू हुआ ना, वो पूरे 40 दिनों तक चला। जी हां, 40 दिन। ये कालखंड अपने आप में ही सम्राट के भयंकर क्रोध और राज्य के खिलाफ बगावत करने वालों को दी जाने वाली सजा की क्रूरता को दर्शाता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमें बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया। सम्राट के खिलाफ बोलने की वजह से जीभ काट दी गई, गर्म लोहे की छड़ों का इस्तेमाल करके आंखों की रोशनी छीन ली गई और उंगलियों के नाखून तक खींच लिए गए। अगर हम अकादमिक दृष्टिकोण से देखें तो ये उन क्रूर यांत्रिक तंत्रों का एक सीधा और ऑब्जेक्टिव प्रदर्शन है जो उस दौर में सत्ता की अवहेलना करने वालों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन इस अकल्पनीय और खौफनाक यातना के बावजूद इतिहास में जो बात सबसे सुनहरे अक्षरों में दर्ज है वो है बंदी का मानसिक और वैचारिक संकल्प। पीड़ा के उस हरेक पल में संभाजी महाराज ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। वो अपनी आखिरी सांस तक बिल्कुल दृढ़ रहे और लगातार भगवान शिव के नाम का जाप करते रहे। ये घटना हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है कि आप किसी की शारीरिक शक्ति को तो जरूर तोड़ सकते हैं, लेकिन एक मजबूत वैचारिक और धार्मिक दृढ़ता को राज्य की पूरी ताकत मिलकर भी नहीं तोड़ सकती। तो अपने इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हमें इस एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गहराई से सोचना चाहिए कि ऐसा कितनी बार होता है जब किसी महान साम्राज्य का पतन युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि उसके अपने ही आंतरिक घेरे की महत्वाकांक्षाओं के भीतर शुरू होता है। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या साम्राज्यों के पतन की असली वजह हमेशा बाहरी दुश्मन ही होते हैं या फिर आंतरिक धोखे की एक बहुत भारी कीमत पूरे साम्राज्य को चुकानी पड़ती है। संगमेश्वर का ये विश्वासघात और तुलापुर की अग्नि परीक्षा हमें बिल्कुल यही सिखाती हैं कि जब राज्य की नीतियां और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराती हैं तो इतिहास कैसे रक्त रंजित हो जाता है। खैर, आज के इस ऐतिहासिक केस स्टडी के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और इतिहास के पन्नों के पीछे छिपे